Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel, class 12th. So in the last lecture, we have discussed about rate of chemical reaction or slow reaction, fast reaction and moderate. Now we are proceeding with the same topic but with another examples. So let's start. Examples of type B reaction. Type B means फास्ट रिएक्शन। ठीक है, सो फास्ट रिएक्शन के अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। कंबसन ऑफ एलपीजी गैस इन किचन, कि जो किचन में हम एलपीजी गैस यूज करते हैं दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेती है होने में। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड HCl विद बेस NaOH occurs in second to produce a salt NaCl and water। क्या कहता है यहाँ पे कि जो रिएक्शन होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके साथ, बेस के साथ। बेस कौन सा लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है ये जो रिएक्शन होगी एसिड और बेस की अकर्स कर जाएगी सेकंड के अंदर होगी, और जैसे ही रिएक्शन होगी ये हमें प्रोड्यूस करके एक प्रोडक्ट देगी। क्या देगी, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। आइए देखते हैं रिएक्शन। ये लिया हमने एसिड हाइड्रोक्लोरिक और ये लिया हमने बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को केमिकली रिएक्ट करवाया तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकल गया, वाटर। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है वो समझना है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब हम फास्ट रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये हम फास्ट के ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो फास्ट में हमने बोला था कि आयनिक रिएक्शन होती है। आयनिक कैसे, जैसे ये HCl है, HCl को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो कैसे होगा, H+ और Cl नेगेटिव। ऐसे ही इधर Na+OH नेगेटिव, प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये H+ है, जो इधर Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो जो इसका Na पॉजिटिव है और जो इधर Cl नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो Na ये और Cl ये मिलके क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। NaCl की क्या हो गई, फॉर्मेशन, और बच क्या गया, इधर OH नेगेटिव उधर H पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। आयंस है, अपोजिट चार्ज है, सो दे मेक वाटर। सो ये थे हमारे पास फास्ट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ ए यानी कि स्लो टाइप रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्लो टाइप की रिएक्शन जो बहुत स्लो हो रही थी। देखिए, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि हमने वो चीज़ें डाली और फर्मेंटेशन हो गई, नहीं, वो टाइम लेती है। और उन्हीं का एग्जांपल लिया है कि शुगर की जो फर्मेंटेशन करते हैं इनटू अल्कोहल्स में, जब वो कन्वर्ट होता है तो वो जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम लेती है। दैट्स वाई इट इंक्लूड इन द स्लो टाइप रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद कहता है केमिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, जब पत्थर को क्या किया जाता है कि उन्हें काट कर रास्ता बनाया जाता है पहाड़ी इलाके में, तो वो केमिकल ब्रेक डाउन होने में, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और हम जब रास्ता बनाते हैं तो हमें भी करना पड़ता है विस्फोट करके। तो जो केमिकल ब्रेक डाउन होगा ना उनका अपने आप जो होगा, वो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, लाखों साल लग जाएंगे उनको खुद को ब्रेक डाउन होने में। तो यानी कि वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, अब स्लो टाइप की रिएक्शन। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स एंड कोल फॉर्मेशन। कहता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, ये भी क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स को सनलाइट मिली और क्लोरोप्लास्ट मिला और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, नहीं, वो टाइम लेगी प्रोसेस। और अगर टाइम लेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस कैसी है, स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल है कोल फॉर्मेशन, जो कोयला बनता है। कोयला भी ऐसा नहीं है कि एकदम से हम भट्टी में डाल देते हैं लकड़ी को और बन जाता है, नहीं,
वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, सो दैट्स वाई दे ऑल आर इंक्लूड इन द स्लो टाइप रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं मॉडरेट पे। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडरेट टाइप रिएक्शन। अब एग्जाम्पल्स किसके देखने हमने? सी टाइप के, यानी कि मॉडरेट के, जो बिल्कुल स्लो चल रही थी, यानी कि जो ना स्लो थी ना बिल्कुल फास्ट थी, बीच में थी एक टाइप से। ठीक है, मॉडरेट यानी कि मध्यम स्पीड से। सो डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, यानी कि क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? H2O2। H2O2 इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम उसकी डीकम्पोजिशन करते हैं, डीकम्पोजिशन का मतलब उसको तोड़ना एक हिसाब से। ठीक है, सो जब उसकी डीकम्पोजिशन होगी तो कहता क्या होगा, ये प्रोसेस एक मॉडरेट प्रोसेस के अंदर आती है। यानी कि ना तो ये ऐसा है कि जैसे ही इसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हुई तभी होगी, ना ही ये ऐसा है कि ये होने में 2 साल ले रही है, तो यानी कि बीच का टाइम ले रही है। सो दैट्स वाई इंक्लूड इन द मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए, हमने लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसको ब्रेक डाउन किया, डिकम्पोज किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? 2H2O में, और साथ में क्या निकल गया? O2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, बेसिक से चेक कर लीजिए। टोटल 2 और 2 4H और 2 और 2 4O, 2 और 2 4H, 2O ये 2O ये 4O। ठीक है, ये हो गए हमारे पास तीनों टाइप की रिएक्शन के एग्जाम्पल। आपकी बुक में दिया हुआ भी है कि कैन यू थिंक द अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो हमने ये उसी का आंसर किया है कि फास्ट के भी हमारे पास अलग से एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक्स में नहीं है, ऐसे ही स्लो टाइप के और ऐसे ही मॉडरेट टाइप के। क्लियर? आगे देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फ्यू मिनट टू फ्यू आवर। जो हम खाना खाते हैं वो ऐसा नहीं है कि एकदम से हमारे पेट में जाते ही पच जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सो वो प्रोसेस होती है जो मॉडरेट होती है, ना तो वो 1 सेकंड में होती और ना ही वो कई दिनों में होती। वो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक प्रोसेस चलती है, और उसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को तो साथ साथ जरूर बताएं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है, एज इन द ऑटोमोबाइल स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता है जैसा हम ऑटोमोबाइल के अंदर स्पीड को मेज़र करते हैं, तो कहता कैसे मेज़र करेंगे कि उसकी पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया है, कि वो पहले कहाँ था और अब कहाँ पे है, या फिर कहता उसने एक टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, जब वो चलना स्टार्ट हुआ था और जब वो रुका उस टाइमिंग के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो कहता ऐसे हम क्या मेज़र करते हैं? ऑटोमोबाइल की स्पीड। सिमिलरली कहता स्पीड या फिर रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइंड एज। तो कहता इसी तरह से जैसे हमने अब ऑटोमोबाइल के अंदर स्पीड को मेजर किया है, इसी तरह से अब हम रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट को भी मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे। कहता चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोल देंगे? स्पीड या फिर रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? या फिर कहता और कैसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ प्रोडक्ट, कि या तो कहता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या हो जाए? डिक्रीज आ जाए, एनी वन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज आ जाना, या फिर इंक्रीज इन एनी वन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाना? उसकी कंसंट्रेशन के अंदर इंक्रीज हो जाना। रिएक्टेंट डिक्रीज और प्रोडक्ट इंक्रीज, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी विद टाइम।
सो दैट इज नोन एज स्पीड या फिर रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? यहां तक बिल्कुल सिंपल वे में करवा रहे हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए। रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट, एंड एग्जांपल्स ऑफ फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कि या तो डिक्रीज होना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या इंक्रीज होना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी के अंदर क्या कहता है। सो नेक्स्ट देखिए, कहता कंसिडर आ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अज्यूम वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो हमें एक रिएक्शन मान के चल रही है, हाइपोथेटिकल सिर्फ उसे सोचना है कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन की जो वॉल्यूम होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। सो यहाँ पे हमने लिया है R गिव्स P। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, P में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। सो कहता है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट R गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट P। कि जो 1 मोल रिएक्टेंट का होगा, कहता वो 1 मोल रिएक्टेंट क्या देगा हमें, 1 मोल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, आगे कहता है इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P एट टाइम T1। तो अब इसने पहले ही कहा था कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सारी चीजें अब हाइपोथेटिकल हम मान के चलेंगे। तो कहता कि जो R1 है, कहता वो हम क्या मान के चलते हैं। देखिए R1 हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को। ठीक है, सो R1 कहता हमारे पास कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। P1 कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। और ये 1 का मतलब क्या है कि ये एट टाइम T1 के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद कहता R2 एंड P2 आर दी कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम 2। ठीक है, अब रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो उस दौरान कहता है रेट क्या होगा इसका, R2 होगा रिएक्टेंट का, P2 होगा प्रोडक्ट का, और टाइम होगा T2। क्लियर? फिर कहता है डेल टी। डेल टी मीन्स यहाँ पे डेल का मतलब है चेंज, कि टाइम के अंदर चेंज कितना आया है। तो चेंज कितना होगा, T2 माइनस T1। T2 मतलब वो टाइम जब हमारे पास R2 और P2 थे। सो चेंज इन टाइम कैसे निकल जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 का भी पता है आप लोगों को, जब R2 और P2 थे, और T1 जब R1 और P1 थे। फिर कहता है डेल R, यानी कि चेंज कितना आया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। देखिए इस छोटे से वर्ड का मतलब है डेल स्क्वायर ब्रैकेट R। डेल का मतलब है चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन, और R मीन्स रिएक्टेंट। तो यानी कि ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर कहता है डेल P स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कहता कैसे मेजर कर सकते हैं, वो भी सिंपल होगा, सेम एज दैट। तो कहता क्या करेंगे, P2 कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट की एट टाइम T2 के ऊपर माइनस कर देंगे उसमें से P1 कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये हमने क्या निकाल लिया कि टाइम में कितना चेंज आया है, रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, आगे देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट शो मोलर कंसंट्रेशन। तो वही बात बोल दी ना इसने कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, कहता वो क्या शो कर रही है यहाँ पे, कंसंट्रेशन मोलर की फॉर्म में। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? साथ साथ बताइए बच्चे, नया चैप्टर है, क्योंकि अगर अभी आपको कोई परेशानी है तो फिर आगे जाके वो बढ़ जाएगी। इससे बेटर है कि अभी क्लियर करें। देखिए आगे इक्वेशन 1 लिखते हैं। ये इक्वेशन 1 है हमारी। कहता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। अब आपको थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करना होगा, हमने लिखा था कि रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, क्योंकि जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा ऑब्वियसली सी बात है उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे क्या लिखता है, कहता रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ आर, कि आर कितना डिसअपियर हुआ है, रिएक्टेंट कितना कम हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कहता आर कितना डिसअपियर हुआ है, जितना आर की कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये किसके इक्वल पुट किया है इन्होंने, ये इन्होंने शो किया है माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर डिवाइड बाय डेल टी। और ये क्या था, ये हमने अभी निकाला था डेल आर यहाँ पे, कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, और डेल टी था जितना टाइम में चेंज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऐसे ही अगर आपको ये डिसअपियरेंस समझ में आ गया तो अपीयरेंस भी निकाल सकते हो। अब जो चीज जितनी डिसअपियर हुई है तो अपीयरेंस किस चीज की हुई होगी, पी की, पी मीन्स प्रोडक्ट। तो अब हम इक्वेशन 2 में क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट बताना है कि कितना प्रोडक्ट बना है। तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कि जितना पी की कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना हमारे पास क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे कहता प्लस डेल स्क्वायर ब्रैकेट पी डिवाइड बाय डेल टी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है जब रिएक्टेंट का केस किया, और जब प्रोडक्ट का केस किया तो प्लस है। इसका मतलब क्या है, जो माइनस है वो शो कर रहा है कितना डिक्रीज हुआ है, और जो प्लस है वो शो करता है कि कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। सो डेल पी ओवर में डेल टी, ये हमारा अपीयरेंस का केस हो गया, किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में। क्लियर। इक्वेशन 1 डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्वेशन 2 फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर। चलिए आगे, आगे कहता है डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर इज नेगेटिव क्वांटिटी। कहता है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, हमने यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव साइन शो किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है ये नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, हर चीज के मतलब बताएंगे, छोटी से छोटी चीज के आपको। तो नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीज। कहता है इस वजह से लगाया है क्योंकि जो डिसअपीयरेंस हुई है, यानी कि उसके अंदर कहता क्या हुआ है, सिंपल उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आया है, ठीक। इफ वांट मेक द पॉजिटिव क्वांटिटी देन मल्टीप्लाई बाय -1। कहता है ये जो आपकी क्वांटिटी माइनस में आई है, आर की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी उसको हमने नेगेटिव शो कर दिया। अगर कहता आप इसको पॉजिटिव शो करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, कहता इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से। तो -1 से कहता है जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। और जो इक्वेशन 2 थी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की, वो तो हमारी ऑलरेडी किस में है, प्लस वैल्यू के अंदर है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट कम होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक ये है हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई मेथड, जिसके थ्रू हम रेट, प्रोडक्ट की अपीयरेंस और रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस और चेंज इन टाइम को शो करते हैं। चलिए अब आगे, आगे कहता है इक्वेशन 1 एंड 2 शो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर के पैर में ए और वी, यानी कि ए वी मीन्स एवरेज और आर मीन्स यहाँ पे रेट। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि ये जो हमारी जो दोनों वैल्यू होगी, ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें बता रही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली ये समझो जैसे हम ऑटोमोबाइल में करते हैं कि कोई ए से स्टार्ट हुआ था, बी तक गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो वही जो सेम काम हुआ है यहाँ पे हुआ है, इस वजह से जो इसका नाम है वो क्या है, रेट ऑफ एवरेज या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए, कहता एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। देखिए इसने तो वही डेफिनेशन बोल दी जो हम कह रहे थे अभी ऑटोमोबाइल में, कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है
कहता वो डिपेंड अपॉन कर रहा है कि कितना चेंज आया है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, या कितना चेंज आया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट उसने कितना टाइम लिया है और वो टाइम के अंदर कितना चेंजेस आया है। दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक?